Students, today's topic is factor determining the price elasticity of demand. Means ਆਪਾਂ several factors ਦੱਸਨੇ ਹੈ ਜੋ price elasticity of demand ਨੂੰ influenced ਕਰਦੇ ਨੇ, effective ਕਰਦੇ ਨੇ. First है nature of commodity. In economics, all goods are divided into three categories. भी अपने को इकोनॉमिक्स के विच गुड्स ਨੂੰ 3 कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਸੈਸਰੀਜ਼ ਕੰਫਰਟਸ ਐਂਡ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ फस्ट ऑफ ऑल अपने को नसैसरीज़ ने लाइक अपनी लाइफ दियाँ कुछ जरूरी चीज़ा लाइक सॉल्ट है कैरोसिन ऑयल है मैच बॉक्सिस ने एटसैट्रा सो इन्हों की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लैस दैन यूनिटी होएगी ठीक है सो इज़ लैस दैन यूनिटी और इन इलास्टिक इट इज़ सो बिकॉज द कंज्यूमर हैज़ बाय गिवन क्वांटिटी ऑफ दीज गुड्स इररिस्पैक्टिव ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस कहने का मतलब प्राइस का वधन या घटन का इन्हों की क्वांटिटी के उपर कोई इफैक्ट नहीं पेगा ठीक है यदा मतलब की है ये अपने को की है रजे लैस दैन यूनिट ठीक है ये अपने को लैस दैन यूनिट होगी उस तो बाद अपने को आ जाता है लग्जरी गुड्स किहड़ियां होंदियां ने लाइक ज्वैलरी है डायमंड है गोल्ड है ठीक है ये अपने को जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो की होगी ग्रेटर दैन यूनिटी होगी ठीक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है की होगी ग्रेटर दैन यूनिटी ठीक है रजे सो उस तो नैक्सट आ जाता अपने को नैक्सट आ जाता रजे अपने को नैक्सट आ जाता रजे जिमें अपने को कंफर्ट्स ने कंफर्ट्स की है लाइक मिल्क है फैनस है कूलरस है ठीक है इन्हों की प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है अपने को यूनिटी है कहने का मतलब की है भी इन्हों भी जिन्ना प्राइस के इफैक्ट आऊगा उन्ना ही अपने को डिमांड के भी इफैक्ट आऊगा सैकेंड पॉइंट की है अवेलेबिलिटी ऑफ सबसटीट्यूट्स कहते गुड्स हैव सबसटीट्यूट अवेलेबल एट रिस्पोंसिबल प्राइस सच एज टी कॉफ़ी पेन बॉल पेन मिल्क शेक वगैरह वगैरह ठीक है तुहाडे कोल एग्जाम्पल ने कहने का मतलब इन्हों की अपने को जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो की होगी इलास्टिक होगी कहते इट इज़ सो बिकॉज द प्राइस ऑफ वन ऑफ सबस्टिट्यूट्स लाइक कहते कोई भी गुड्स की अपने को जो प्राइस है वो फॉल हो जाती है दैन पीपल बाय मोर ऑफ इट ठीक है जिमें एग्जाम्पल है तुहाडे कोल कॉफ़ी दी भी अगर कॉफ़ी बिकम्स चीपर दैन टी कॉफ़ी है जो टी दे नालों सस्ती हो जाती है सो पीपल विल सबस्टिट्यूट कॉफ़ी फॉर टी ठीक है तो टी की जगह पर की यूज़ करन लग जाएंगे कॉफ़ी यदा मतलब डिमांड की इनक्रीज़ होगी कॉफ़ी की ठीक है यदा मतलब की है बट जिस टाइप के अपने को कोई सबस्टिट्यूट नहीं होंगे जिस गुड्स के सो उन्होंने डिमांड की होगी इनइलास्टिक होगी ठीक है अगे थर्ड आ गया जी गुड्स एंड डिफरेंट यूजेस सो कुछ गुड्स ने जिन्हें डिफरेंट यूजेस होंगे ने सो कहते गुड्स हैव गुड्स दैट कैन पुट टू डिफरेंट यूज हैव इलास्टिक डिमांड जिन्हें डिफरेंट यूज ने उन्होंने जी डिमांड है वो इलास्टिक होगी लाइक अपने को इलैक्ट्रीसिटी है इलैक्ट्रीसिटी के मैनी यूजेस ने ठीक है आप हीटिंग लाइटिंग कूलिंग मतलब ये सारी यूज़ कर सकते हैं कहते मैंने इलैक्ट्रीसिटी चार्ज हाई जो इसके चार्ज ज़्यादा होंगे ने ठीक है दसो आप सिर्फ मेन परपज़ के लिए यूज़ करांगे अगर ये चार्जिज घट होंगे ने फिर आप इनू ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो कहते डिमांड फॉर अदर लैस एसेंशियल यूज़ विल फॉल कंसिडरेबली फोर्थ आ गया पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ भी कुछ गुड्स इस टाइप के इन्होंने पोस्टपोन कर सकते हैं लाइक कहते गुड्स हुज डिमांड कैन बी पोस्टपोन टू फ्यूचर कहते कुछ गुड्स यहो जी ने जिन्होंने फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं लाइक जिमें एग्जाम्पल है कहते इफ डिमांड फॉर बिल्डिंग हाउस कैन बी पोस्टपोन दैन डिमांड फॉर बिल्डिंग मटीरियल कहते आप जो बिल्डिंग हाउस है मतलब अगर आप कुछ हाउस बनाना है सो उसकी डिमांड है आप पोस्टपोन कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जो अपने को मटीरियल लाइक ब्रिक्स ने सीमेंट है सैंड लाइम वगैरह ठीक है जो भी अपने को गुड्स ने ठीक है उन्होंने अकॉर्डिंग मतलब आप उन्होंने पोस्टपोन कर सकते हैं ऑन दी अदर हैंड कहते गुड्स हुज डिमांड कैन नॉट भी पोस्टपोन कहते कुछ गुड्स ने जिन्हों की आप डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते क्या डिमांड्स मील जिमें किसी को भुख लगी है या प्यास लगी है तो उस समय अगर प्यास लगी है तो मतलब
ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਔਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਇਨਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਇਫੈਕਟ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। 6th ਆ ਗਿਆ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈਬਚੁਅਲ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਸੱਚ ਗੁੱਡਸ ਮੋਰ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਇਨਕਮ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਸ ਔਨ ਵਿਚ ਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਇਨਕਮ ਹੈਵ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਰਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵਗੈਰਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਜੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਲੋਥਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, LED TV ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। 6th ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਗੁੱਡਸ ਹੈਵ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ, ਜਵੈਲਰੀ ਹੈ, ਕੋਸਟਲੀ ਕਾਰਪੈਟਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਚੀਪ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਮੈਚ ਬਾਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਕਾਜ਼ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰ ਚੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 9th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡਸ ਡਿਮਾਂਡ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਹੈਵ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਪੈਨ ਐਂਡ ਇੰਕ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇ ਨੋਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਟਸ ਡਿਮਾਂਡ ਇਫ देयर इज़ नो फॉल इन डिमांड फॉर कार्स, ठीक है। आगे जी अपने को जॉइंट इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो पहला जो आप पिछे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रीड किया सारा, वो अपने की पढ़िया भी प्राइस का डिमांड के उपर की इफेक्ट पैंदा, ठीक है। हुण आपां ने की पढ़ना है इनकम, हुण आपां इनकम का तो डिमांड का इफेक्ट शो करना। कहते अदर थिंग्स सच एज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन कॉन्सटेंट। कहते सारा कुछ कॉन्सटेंट है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर थिंग्स कॉज्ड बाय गिवन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कहते अपने कोल की इहदे विच चेंज आऊगा भी कंज्यूमर की इनकम दे विच चेंज आउंदे नाल, परसेंटेज चेंज आउंदे नाल, ठीक है। कंज्यूमर की डिमांड के उपर कितना चेंज आ रहा है वो आपां शो करना है। सो तुसी डेफिनेशन बेटा कर सकते हो वाटसन वाली कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनस रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। देखो बेटा इसकी मेजरमेंट आप किवें करनी है। मेजरमेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप EY दे नाल डिनोट करांगे,
ठीक है, काहदे नाल डिनोट करोगे ई वाई दे नाल। ठीक है, सो तुसी ये वाला फॉर्मूला कर सकते हो जिहदे विच तुहाडे कोल लास्ट दे विच ये वाला फॉर्मूला जिहड़ा बन जांदा है। ठीक है, इसो अपने कोल की है प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो ई वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ, ਇਨਕਮ ਅਪੋਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਅਪੋਨ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਨ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਿਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਿਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਲੋਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਲੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਓ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਸੀ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਓ ਕਿਊ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਓ ਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓ ਕਿਊ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟਰੀ ਵੈਨ ਗਿਵਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਇਕੁਅਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 100% ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 100 ਅਪੋਨ 100 ਆਪਾਂ 1 ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 100% ਬਟ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਜਸਟ 50%। ठीक है, फॉर्मूले पुट कर लो कि आ गया अपने को 50% अपॉन 100%, 1/2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਅੱਗੇ कि मोर ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨਕਮ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। मोर ਦੈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ। ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 100% ਬਟ डिमांड इंक्रीज बाय 200%, 200% अपॉन 100% तो अपने को 2 है, ये ग्रेटर दैन यूनिटी आ गया। सैकेंड है नैगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नैगेटिव का मतलब आप इनवर्सल रिलेशन शो करना है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नैगेटिव एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, बाय फॉल इन डिमांड बाय गुड्स। ठीक है, मतलब जो इनकम इनक्रीज हो जाती है तो की होंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो डिमांड है वो फॉल हो जाती है। ठीक है जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਓ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 4 ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 20 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਸੀ, बट अगर इनकम बढ़ जाती है तो आप इसकी इनफीरीयर गुड्स की जो क्वांटिटी है वो घट लवेंगे। थर्ड है जी जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो का मतलब नो इफेक्ट। ठीक है, कहते इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो वैन चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन हिज डिमांड। देखो एग्जाम्पल शो कर रहे ने, मतलब एग्जाम्पल नहीं डायग्राम भी है नाल एग्जाम्पल भी दी हुई है।
कहते ओ एक्स उपर क्वांटिटी लै ली आप, ओ वाई के उपर इनकम लै लिया। ठीक है, देखो राजे ये जो सिचुएशन है ये किस टाइम होगी, नसैसरी ऑफ लाइफ के विच होगी। ठीक है, जो अपनी नसैसरीज होंदियां ने, जरूरतां होंदियां ने लाइफ दियां, उन्हां दे विच ये कंडीशन होंदी है। देखो हुण चाहे इसकी जो इनकम है अपनी 10 हो चाहे 20 हो जाए, बट आप डिमांड 4 की ही कर रहे हैं, जिहदे करके आप की शो कर रहे हैं भी इनकम वध होने दे नाल, इनकम इनक्रीज़ होने दे नाल नो इफैक्ट शो हो रहा है डिमांड के उपर। ठीक है जी, ये सीगा अपने को इनकम इलास्टिसिटी जो डिमांड है कंप्लीट हो गया। नैक्सट आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस दे विच की है, कहते देयर इज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स। टू गुड्स का लै रहे हैं, मतलब एक दी प्राइस दे विच चेंज लवांगे, दूसरे दी डिमांड दे विच चेंज लवांगे। सो चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड कैन कॉज चेंज इन डिमांड फॉर अदर रिलेटेड गुड्स। कहने मतलब की है भी अगर एक प्राइस दे विच चेंज आता है तो उसके इफैक्ट के नाल दूसरे की डिमांड के भी चेंज आऊगा। टी तो कॉफ़ी तुम एग्जाम्पल दिखा सकते हो, कार पेट्रोल की दिखा सकते हो इन्हों के। ठीक है, अगे डेफिनेशन है, डेफिनेशन की है, कहते क्रॉस इलास्टिक जो डिमांड इज़ मेजर ऑफ रिस्पोंसिवनैस ऑफ परचेज इज ऑफ वाई टू चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है जी, सो नैक्सट आप इसकी मेजरमेंट है। मेजरमेंट के आप इसका फॉर्मूला दे सकते हैं, आप इनू EC के नाल डिनोट कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला है जी जिवें तुसीं पिछले फॉर्मूले प्राइस इलास्टिक जो डिमांड के बनाया सी, सेम उस तरह ही बन रहा है। परसेंटेज में इन्होंने चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड वाई मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हुण अपने को जो EC है, मतलब क्रॉस इलास्टिक जो डिमांड है, उसका फॉर्मूला अपने को कंप्लीट की बन गया, PY अपॉन QX, मतलब प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है ना जी, आगे इसकी डिग्रीज आ गई। ये भी अपने को जो क्रॉस इलास्टिक जो डिमांड है, ठीक है, ये भी अपने को रजे पॉजिटिव, नैगेटिव और जीरो हो सकता है। फर्स्ट आ गया अपने को पॉजिटिव, कहते व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर दैन गिवन परसेंटेज राइज इन प्राइस ऑफ गुड विल लीड टू गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर गुड। कहना मतलब कहते एक दी अगर प्राइस इंक्रीज हो जूगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लाइक टी एंड कॉफ़ी है। ठीक है, अगर आप कह सकते हाँ सपोज कर लो टी की जो प्राइस है इंक्रीज होगी, ठीक है, दैन कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो आप कह सकते हैं भी जो टी अपने को एक्सपेंसिव होगी तो जो कंज्यूमर ने की खरीदना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी। ठीक है, तो इन्होंने टी तो कॉफ़ी ही लिता हुआ है, देखो तो शो कर रहे हैं डायग्राम के। सपोज कर लो कहते ओ एक्स के उपर आप क्वांटिटी ऑफ टी लै रहे, ओ वाई के उपर प्राइस ऑफ कॉफ़ी। सपोज कर लो फस्ट ऑफ ऑल अपने को जो प्राइस है कॉफ़ी की प्राइस है OP है, तो उस टाइम क्वांटिटी आप टी की भी क्यों लै रहे हैं। जिस टाइम कॉफ़ी की प्राइस इनक्रीज़ होगी, कितनी होगी, P1 होगी, OP1। दैन हुण डिमांड की इनक्रीज़ होगी फिर टी की। ठीक है, टी की डिमांड इनक्रीज़ होगी, सो ये अपने को पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नैक्सट आ गया जी नैगेटिव। नैगेटिव कदों होगा, कॉम्पलीमेंटरी गुड्स के केस दे विच कहते परसेंटेज राइज इन प्राइस ऑफ वन लीड टू परसेंटेज फॉल इन डिमांड फॉर अदर। ठीक है जी, कहते क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नैगेटिव एंड द सेम इज़ इंडिकेटेड बाय पुटिंग द माइनस साइन। ठीक है, इनवर्सल रिलेशन होगा इन्हों भी नैगेटिव दे विच। ठीक है, देखो राजे कॉम्पलीमेंटरी गुड शो कर रहे हैं, जिवें इन्होंने ब्रैड ते बटर लै लिया, कहते मेरे प्राइस ऑफ ब्रैड, ठीक है, 8 रुपीज़ पर पीस, दैन डिमांड इज़ बटर इज़ 10 kg। वैन राइज इन प्राइस ऑफ ब्रैड, अगर ब्रैड की जो प्राइस है राइज होकर 12 रुपीज़ होगी, ठीक है, दैन डिमांड है जो बटर की वो कितनी होगी, फॉल होके 5 kg। ठीक है जी,
ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ OX ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਬਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, OY ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, देखो जिस टाइम अपने को ब्रैड की जो प्राइस है OP है, उस टाइम आप क्वांटिटी कितनी लै रहे हैं बटर की OQ। अगर ब्रैड की प्राइस इंक्रीज़ होकर OP1 होगी, सो बटर की जो क्वांटिटी है, जो डिमांड है, घट के कितनी रहेगी OQ1। ठीक है, तो मतलब आप यूनिवर्सल रिलेशन शो कर रहे हैं। थर्ड आ गया जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज जीरो, किस टाइम होगी जीरो, वैन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड फॉर ईच अदर, मतलब दो गुड्स ने आपस के रिलेटेड ही नहीं हैगियां, तो उन्होंने जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जीरो होगी। ठीक है, अगे राजे नैक्सट जो लास्ट टॉपिक है लैसन का, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंस अपने को की है जी, फस्ट है डिटरमीनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपली। सब तो पहला कहते मोनोपोलिस्टिक दे विच की होगा, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहते ये की होंगे, कहते इफ इट इज़ इलास्टिक, अगर ये इलास्टिक डिमांड है, मतलब प्राइस के चेंज होने नाल अपनी डिमांड के चेंज हो रहा है, सो ही विल फिक्स लो प्राइस। ठीक है, ये प्राइस की होगी लो। ठीक है जी, सो इफ डिमांड इज़ इन इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक है भी, प्राइस अगर आप बढ़ा दिए चाहे घटा दिए, बट अपनी डिमांड के कोई चेंज नहीं आऊगा, तो फिर की होगा, ही विल फिक्स हाई प्राइस पर यूनिट। तो फिर मोनोपली के की होगा, वो हाई प्राइस है जी फिक्स कर देंगे। ठीक है जी, कहते हाई प्राइस विद डिमांड रिमेनिंग मोर और लैस कॉन्स्टेंट मीनस लार्ज टोटल रिवेन्यू। नैक्सट आ गया सैकेंड पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये की होंगे अपने को मोनोपोलिस्टिक के ही होंगे, मतलब जिन्हें आप कीमत विभेदी करने बोल दें, कीमत विभेद कह सकते हैं। कहते वैन मोनोपोलिस्ट सैल्स इज प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस, अगर डिफरेंट प्राइस के उपर मोनोपोलिस्ट है सैल कर रहे, इट इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कहते मोनोपोलिस्ट कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वैन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फॉर इज प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट यूजेस और फॉर डिफरेंट कंज्यूमर इज़ डिफरेंट। कहना मतलब कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पैंदा है। कहना मतलब वो डिफरेंट यूजेस होंगे ने प्रोडक्ट के, कंज्यूमर है उन्होंने डिफरेंट तरीके नाल यूज़ भी करता है। सो ही विल चार्ज मोर प्राइस फ्रॉम दोज कंज्यूमर हुज डिमांड इज़ इन इलास्टिक, जिन्हों की कहते डिमांड इन इलास्टिक है उन्होंने को प्राइस ज़्यादा ले लेंगे, बट जिन्हों की जो डिमांड है इलास्टिक है उन्होंने तो प्राइस ये घट लेंगे। थर्ड आ गया जी अपने को प्राइस डिटरमीनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। कहते गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड सिमुटेनियसली इन द सेम। ठीक है, की है कहते जिन्होंने आप मतलब कट्ठे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर कार्ड आप जॉइंट सप्लाई बोलते हैं, जिमें कॉटन एंड कॉटन सीड्स, ऑयल एंड ऑयल केक्स। ठीक है, ये आप कट्ठे अपने आप ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ सच गुड्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन वाइल फिक्सिंग देयर प्राइस, मतलब इन्हों की डिमांड उस टाइम ही देखी जाऊगी जिस टाइम इन्हों की प्राइस फिक्स होगी। कहते इफ डिमांड फॉर कॉटन इज़ इन इलास्टिक, अगर कॉटन की डिमांड है इन इलास्टिक है, सो कॉटन सीड्स जोड़े होंगे वो इलास्टिक होंगे। ठीक है जी, अगे फोर्थ आ गया एडवांटेज टू फाइनांस मिनिस्टर। फाइनांस मिनिस्टर में भी इसके काफ़ी एडवांटेज होंगे ने। कहते वाइल प्लैनिंग न्यू टैक्सिस, अगर कहते जो फाइनांस मिनिस्टर है नवे टैक्स प्लैनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का की इफेक्ट है। कहते टैक्सिस ऑन गुड्स है इलास्टिक, अगर किसी कहते गुड्स की जो टैक्सिस ने इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, दैन उन्होंने तो की होगी घट रिवेन्यू होगी। इफ सो बिकॉज टैक्सिस विल रेज देयर प्राइस एंड दस ब्रिंग डाउन देयर डिमांड। अगर कहते क्योंकि अगर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिते जाएंगे तो उन्होंने प्राइस बढ़ जूगी, प्राइस बढ़ने के नाल डिमांड है घट जूगी। ठीक है, गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक किस टाइम होगी, जिस टाइम मतलब अगर इन इलास्टिक डिमांड होगी तो हायर रेट के टैक्स रखे जाएंगे। कहना मतलब कि है भी टैक्स बढ़ा दें चाहे घटा दें, मतलब इन्हों की जो डिमांड के उपर कोई इफेक्ट नहीं पैंदा हैगा, इन्हों तो फिर गौरमेंट में ज़्यादा रिवेन्यू हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सिस।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ concept of price elasticity of demand is important in determination the burden of indirect taxes like sales tax है excise duty है पर ठीक है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਅਗਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਡਨ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਲ ਮੋਰ ਔਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੋ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ imposition of the taxes but demand will inelastic अगर डिमांड inelastic है ठीक है तो आप उसके उल्ट भी दस सकते हैं सिचुएशन कहते बर्डन ऑन द प्रोड्यूसर्स विल कंपैरेटिवली लैस अगर कहते बर्डन उन्होंने घट रखना पऊगा किस टाइम जिस टाइम उन्होंने डिमांड है इलास्टिक होगी अगे लास्ट है इंटरनेशनल ट्रेड कहते कॉन्सैप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड के भी कहते काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहते कंट्री विल गेन बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ हर एक्सपोर्ट्स अगर कहते एक्सपोर्ट दी प्राइस बढ़ा दी जांदियां ने तो मतलब बढ़ाइयां किस टाइम जांदियां ने जिस टाइम उन्होंने डिमांड है इनइलास्टिक होगी ठीक है बट आप इसे उल्ट भी कह सकते हैं भी अगर इंपोर्ट्स की अगर कहते इंपोर्ट्स की if demand in their import country is elastic then exporting country will reduce the price and increase our export and thereby stand to gain अगर कहते उन्होंने लगता है तो कंट्री है एक्सपोर्ट घटा के कहना मतलब उन्होंने प्राइस घटा के अपने एक्सपोर्ट्स में बढ़ा सकता ताकि उन्होंने गेन हो सके आगे आगे 7th पॉइंट इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन तो कहते पॉलिसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये कहते विच इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज आर ब्रॉट अंडर द ओनरशिप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पॉलिसी ऑफ नैशनलाइजेशन कहते मतलब अगर किस टाइप की जी इंडस्ट्रीज़ ने या एंटरप्राइज ने ओनरशिप ब्रॉड कर लेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करते हैं गवर्नमेंट सो एक ही अपने को पॉलिसी ऑफ नैशनलाइजेशन है फिर कहते गवर्नमेंट नैशनलाइजेज दोज एंटरप्राइज डिमांड फॉर हुज प्रोडक्ट इज़ इनइलास्टिक अगर कहते गवर्नमेंट उन्होंने चीज़ों का नैशनलाइजेशन करती है जिन्हों की प्रोडक्ट है इनइलास्टिक है जिन्हों की मतलब डिमांड इनइलास्टिक है लाइक जिमें इलैक्ट्रीसिटी है सप्लाई ऑफ वाटर वगैरह ये हुण सारा गवर्नमेंट के हत्थ विच है तो गवर्नमेंट है अपने हिसाब के नाल इन्हां दी प्राइस है हाई करती है कहते इफ दीज एंटरप्राइजेज अलाउड टू बी रन बाय द प्राइवेट एंटरप्राइज अगर ये प्राइवेट एंटरप्राइज के विच होगा तो इन्हां दी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी ठीक है जी जिहदे करके गवर्नमेंट इन्हां दा नैशनलाइजेशन कर देंदी है अगे 8th आ गया वेज डिटर्मिनेशन कहते लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाइल गेटिंग द वेज ऑफ देयर members fixes always take into consideration the elasticity of demand of their services कहते लेबर ऑर्गेनाइजेशन है भी वेजिज ने उन्होंने मैंबर ने किस टाइप फिक्स करनियां ने किस टाइप के नाल ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के उपर डिपेंड करता है कहते इफ द डिमांड फॉर सर्विसेज ऑफ लेबर इज़ इलास्टिक अगर लेबर दी सर्विसेज की डिमांड है इलास्टिक है ठीक है दैन प्राइस है जो उन्होंने वेजिज ने वो ज़्यादा होणगियां अगर कहते सॉरी तो उन्होंने जो वेजिज ने घट होणगियां बट ये उल्टा अगर उन्होंने डिमांड है इनइलास्टिक है ठीक है ताकि उनकी वेजिज उन्होंने इनक्रीज होणगियां 9th है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या दोज कॉन्टैक्टेड विद एग्रीकल्चर नो इट वेल दैट डिस्पाइट गुड हारवेस्ट ऑफ मैनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देयर रिटर्न इन देयर टर्म ऑफ मनी इनकम इज़ वेरी लो अगर कहते ये जो अपने को पॉइंट है ये काहदे नाल कनैक्ट है एग्रीकल्चर दे नाल मतलब जिन्हां दे विच हारवेस्ट तो गुड होंदी है अगर हारवेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो उन्होंने इनकम बहुत घट होती है अगर किसी भी चीज़ सप्लाई सिंपल है किसी भी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो उस टाइम की होंदा उन्होंने जो प्राइस है घट जाती है ठीक है ਇਹਦਾ मतलब की है भी जरूरी नहीं है भी जिस टाइम आप कहिए भी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा होगी जब प्रोडक्शन घट होने वाली इनकम घट होगी बट कहते ये उल्ट होंदा है भी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती तो इनकम घट होंदी है तो ऐसी सिचुएशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी कहने हैं सो कहते दैट इज़ डिमांड फॉर मोस्ट द फार्म प्रोडक्ट इज़ इनइलास्टिक
अगर कहते यही कारण है भी ये डिमांड होंगी है फार्म प्रोडक्ट की इनइलास्टिक होंगी है। ठीक है, अगर कहते इन्हों की सप्लाई इनक्रीज़ हो जाती है तो प्राइस फॉल हो जाती है, अगर अपने को इन्हों की सप्लाई है डिक्रीज़ हो जाती है तो प्राइस राइज हो जाती है। अगे आ गया इफैक्ट ऑन इंपलायमेंट, लास्ट पॉइंट है तुहाडे कोले, कहते इफैक्ट ऑन ऑटोमैटिक मशीन्स ऑन इंपलायमेंट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय सच मशीन्स। कहते ऑटोमैटिक मशीन्स का भी इंपलायमेंट के उपर काफ़ी ज़्यादा इफैक्ट पै रहा उन्हें डिमांड के उपर। कहते इनिशियली यूज़ फॉर सच मशीन्स कॉजेज अनएम्पलायमेंट, कहते ये मशीनां आने नाल की हो गई अनएम्पलायमेंट वध गई। ठीक है, और प्राइस ऑफ गुड्स आलसो फॉल, प्राइस भी घट गई उन्होंने। कहते इफ डिमांड फॉर दीज गुड्स इज़ मोर इलास्टिक, अगर इन्हों की डिमांड है मोर इलास्टिक है तो इन्हों की प्राइस की होगी फॉल होगी। अगर इन्हों की प्राइस है अगर कहते ग्रेटर डिमांड है विल स्टिमुलेट ग्रेटर प्रोडक्शन, कहते ग्रेटर डिमांड होगी तो ग्रेटर प्रोडक्शन होगा, ग्रेटर प्रोडक्शन होने नाल मोर इंपलायमेंट होगा। कहते इफ ऑन द कंट्ररी इस दे उल्ट भी कह सकते हैं डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमैटिक मशीन्स इज़ इनइलास्टिक, अगर कहते ऑटोमैटिक मशीन्स जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही ने अगर उन्होंने डिमांड इनइलास्टिक है वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा ताकि होगा डिस्पाइट फॉल इन देयर प्राइस एंड देयर विल बी नो इंक्रीज इन देयर डिमांड नहीं बढ़ूगी सही, कॉन्सिक्वेंटली कहते देयर विल बी नो नीड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग इंपलायमेंट। सो कहते इन्हें कोई प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ूगी और इंपलायमेंट भी जनरेट नहीं होगी। ठीक है राजे, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंस भी कंप्लीट हो गया नाल ही थोड़ा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है राजे, इनू सारे रीड कर लो अच्छी तरह। ओके बेटा।